So hello guys, let's see ब्लड प्रेशर टॉपिक इन डिटेल। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस और शॉर्ट्स के लिए अपडेटेड रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड प्रेशर, इसका डेफिनेशन क्या है? लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मूविंग कॉलम ऑफ ब्लड ऑन वॉल ऑफ आर्टरीज। मतलब देखो, ये आर्टरी है, आर्टरी का वॉल है, इसे ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, देखिए ये कॉलम ऑफ ब्लड है, ठीक है। पूरा ये जो है ये कॉलम ऑफ ब्लड है पूरा। तो क्या लिखा है? तो ये क्या होता है? लेटरली प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है दोनों साइड, ठीक है, चार मतलब अपने पूरे सरकमफेरेंस में। तो क्या लिखा है? लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मूविंग कॉलम ब्लड ऑन वॉल ऑफ आर्टरीज, ठीक है। आया समझ आता? इसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब एसबीपी क्या है? मैक्सिमम बीपी इन आर्टरीज ड्यूरिंग सिस्टोल। मतलब देखो, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ब्लड ज़्यादा फ्लो होगा आर्टरीज में। तो जब मैक्सिमम जो प्रेशर लगेगा लेटरल प्रेशर आर्टरीज में, उसी को बोल रहे हैं एसबीपी। डीबीपी क्या है? मिनिमम बीपी इन आर्टरीज एट द एंड ऑफ डायस्टोल। तो देखो, डायस्टोल हो रहा है वेंट्रिकल जब, तो फिर रिलैक्स हो रहा है, ठीक है, तो फिर ब्लड फ्लो भी कम हो गया आर्टरीज में, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, लेकिन डायस्टोल के एंड में सबसे ज़्यादा रिलैक्स रहेगा, तो आर्टरीज में जो प्रेशर है सबसे कम रहेगा, जो उसी को डीबीपी बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है पल्स प्रेशर, ये क्या है? एसबीपी माइनस डीबीपी। फिर है एमएपी, ये क्या है? मीन आर्टेरियल प्रेशर। इसको क्या फॉर्मूला इसका? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस पल्स प्रेशर बाई 3, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं बीपी का क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग? AHA 2017। AHA क्या है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं बीपी की क्या क्या कैटेगरी है। नॉर्मल, एलिवेटेड, स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हाइपरटेंशन, ठीक है। तो नॉर्मल में क्या है? एसबीपी जो है वो लेस देन 120 mmHg होना चाहिए, एंड मतलब और साथ में ना लेस देन 80 mmHg होना चाहिए डीबीपी। एलिवेटेड में क्या है? एसबीपी जो है 120 से 129 mmHg होना चाहिए, और साथ में लेस देन 80 mmHg होना चाहिए डीबीपी। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में क्या है? एसबीपी जो है 130 से 139 mmHg होना चाहिए, या फिर और 80 से 89 mmHg होना चाहिए डीबीपी, ठीक है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में एसबीपी जो है मोर देन इक्वल टू 140 mmHg होना चाहिए, या फिर डीबीपी जो है मोर देन इक्वल टू 90 mmHg होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कोरोटकॉम साउंड। ये इसको हम पढ़ेंगे क्यों आता है, ये वाई कम्स, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, कफ प्रेशर स्क्वीजेज द आर्टरी। देखो हम लोग कफ को है ना, जब उसका प्रेशर बढ़ा रहे, इन्फ्लेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आर्टरी प्रेस हो रहा है, तो स्क्वीज हो जा रहा है, पूरा बंद ही हो जा रहा है, ठीक है। तो अब ना उसके बाद क्या होगा? ब्लड ट्राइज टू पास थ्रू नैरो ओपनिंग, ठीक है। तो अगर नैरो ओपनिंग बचा है, ब्लड को जब प्रेस कर रहा है उसके वॉल को, ठीक है, तो उसमें से ब्लड ट्राई करेगा बाहर आने का, तो उसे टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा। टर्बुलेंट मतलब कि थोड़ा, जैसे पानी देखते हो ना, कहीं पे रुकावट आता है तो थोड़ा उछल जाता है ऐसे करके, है ना, उसके वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम साउंड्स क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उसके सीक्वेंस। सबसे पहले फेज़ 1 में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो फर्स्ट क्लियर टैप होता है। क्यों आता है ये? ब्लड जस्ट एंटर, मतलब एसबीपी बोलते हैं इसको। तो देखो क्या हुआ, तो जब ब्लड एसबीपी जो था उसके ऊपर में जब हम लोग प्रेशर को बढ़ाए, तो फिर पूरा क्लोज हो गया आर्टरी, है ना, कोलैप्स हो गया पूरा। तब तो ब्लड एंटर कर नहीं रहा था, लेकिन जैसे एसबीपी के पास आया तो थोड़ा सा ओपन हुआ आर्टरी, तो ब्लड जस्ट एंटर किया, उसी को बोल रहे हैं एसबीपी, ठीक है। ये कितना होता है? 120 के आसपास होता है, ठीक है। इसके बाद फेज़ 2 क्या है? इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो सॉफ्ट स्वीसिंग साउंड होता है। और ये क्यों आता है? ब्लड एंट्रिंग मोर, है ना, अब ज़्यादा ब्लड आ रहा है। अब उसके बाद है फेज़ 3 क्या है? यहाँ पे लाउड क्लियर साउंड आता है, और ये किस लिए आता है? मोर टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, अब टर्बुलेंट ब्लड फ्लो हो रहा है। उसके बाद है फेज़ 4, यहाँ पे मफल्ड साउंड आता है। ये क्यों हुआ? फ्लो बिकम स्मूथ। शुरू में टर्बुलेंट था, जैसे ऊपर नीचे पानी आता है ना वैसे, लेकिन अब स्मूथ हो गया है। फेज़ 4 में क्या है? अब साउंड ही नहीं आ रहा है। क्यों?
आर्टरी फुली ओपन हो गया है। अब आर्टरी फुल ओपन हो गया है तो टर्बुलेंस की वजह से जो साउंड आ रहा था वो नहीं आएगा, तो इसी को बोला डायस्टेरिक ब्लड प्रेशर। ये नियरली 80 mmHg के आसपास होता है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग बीपी मेजरमेंट। तो स्टेप क्या है, पहले प्रिपेयर करो पेशेंट को, यूज़ करना है प्रॉपर टेक्निक, उसके बाद में मेजरमेंट लो, रिकॉर्ड करना है बीपी रीडिंग को जो भी आया है, फिर उसका एवरेज निकालना है रीडिंग का, फिर प्रोवाइड बीपी रीडिंग टू पेशेंट। सबसे पहले क्या है, प्रिपेयर द पेशेंट। इसमें क्या करेंगे हम, पेशेंट जो है अवॉइड करेगा कैफीन, एक्सरसाइज नहीं करेगा, स्मोकिंग नहीं करेगा मोर देन 30 मिनट्स बिफोर मेजरमेंट, ठीक है, मेज़र करने से पहले, ठीक है। इसके अलावा अपना ब्लैडर को भी एम्प्टी करेंगे वो लोग पेशेंट। और अगर सीटिंग पोजीशन बीपी ले रहे हैं तो रेस्ट कराना है 5 मिनट तक, ठीक है। बैक को सपोर्ट करो, उसका लेग अनक्रॉस होना चाहिए और फीट को फ्लैट रखना है फ्लोर पे, ठीक है, ज़मीन पे फ्लैट करके रखो अगर सीटिंग पोजीशन पे ले रहा है तो। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, यूज़ प्रॉपर टेक्निक। इसमें पहला क्या है, इंश्योर बीपी मेजरमेंट डिवाइस इज़ वैलिडेटेड एंड कैलिब्रेटेड पीरियडिकली, ठीक है। वैलिडेटेड का मतलब वो एक्यूरेट रीडिंग दे रहा हो, है ना। इसके अलावा है कैलिब्रेटेड पीरियडिकली। तो देखो मान लो कि 6-6 महीना में या फिर 12-12 महीना में उसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है कि नहीं, और अगर एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे रहा है तो उसको चेंज करना है, एक्यूरेट रीडिंग पे लाना है, उसी को कैलिब्रेशन बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है आर्म शुड बी बेयर सपोर्टेड एंड एट हार्ट लेवल। इसके बाद है थर्ड नंबर पे, जो ब्लैडर का विड्थ है वो क्लोज टू 40% ऑफ आर्म सर्कमफेरेंस का होना चाहिए, और जो लेंथ है वो 80 से 100% ऑफ आर्म सर्कमफेरेंस होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये डायग्राम में देखना, ठीक है, ये है ब्लैडर, ठीक है, पूरा ये जो है ब्लैडर है, तो इसका जो विड्थ है 40% होना चाहिए आर्म सर्कमफेरेंस का, और जो ब्लैडर का जो लेंथ है ये 80% या फिर 80 से 100% होना चाहिए आर्म सर्कमफेरेंस का। ये आर्म का सर्कमफेरेंस है, ठीक है। इसके बाद तो इसका जो ये जो है ना, हम लोग आर्म सर्कमफेरेंस जो ब्लैडर का विड्थ और लेंथ देख रहे हैं ना, तो इसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि बीपी कफ साइज कौन सा यूज़ करना चाहिए कौन से आर्म सर्कमफेरेंस पे, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है लोअर एज ऑफ कफ जो है 3 सेंटीमीटर अबव एल्बो क्रीज पे होना चाहिए। देखो जो कफ का लोअर एज है ना, एल्बो का क्रीज है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद क्या है, ब्लैडर सेंटर्ड ओवर ब्रैकियल आर्टरी, मतलब देखो डायग्राम में ये ब्लैडर है यहाँ पे ना, ब्रैकियल आर्टरी के ऊपर में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है प्लेस स्टेथोबेल और डायफ्राम ओवर ब्रैकियल आर्टरी। डायग्राम में देखना, देखो ब्रैकियल आर्टरी आ रहा है ना, इसके ऊपर स्टेथो का बेल या डायफ्राम रख दिए, ठीक है। अब है मेजरमेंट लेंगे हम, पहले सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, इंक्रीज प्रेशर टू 30 mmHg अबव वेयर रेडियल पल्स वॉज एब्सेंट। तो देखो हम लोग मानते हैं कि एसबीपी जो है 120 पे आवाज़ आता है, मतलब उसके ऊपर आवाज़ नहीं आता है, तो हम लोग मान लो 30 mmHg अबव मतलब कि 150 mmHg तक बढ़ाते हैं पहले ही, ठीक है। जब 150 mmHg तक बढ़ाए प्रेशर, ठीक, तो वहाँ पे रेडियल पल्स एब्सेंट होगा। उसके बाद क्या करना है, ओपन कंट्रोल वाल्व, तो जो वाल्व है वहाँ पे उसको कंट्रोल करना है, ऐसे ओपन करना है जो रेट ऑफ डिफ्लेशन जो है 2 mmHg होगा पर हार्ट बीट पे, ठीक है। इसके बाद कम करते जा रहे हैं, तो पहला जो हार्ट साउंड सुनाई देगा तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं एसबीपी, ठीक है, जो पहला साउंड सुनाई देगा, ठीक है। इसके बाद डीबीपी क्या है, जब साउंड जो आ रहा था वो एप्टीसेपियर हो गया, ठीक है, तो उसको डीबीपी बोल रहे हैं। इसके बीच में जो है ना, एसबीपी से डीबीपी के बीच में कोरोटकोफ साउंड सुनाई देता है, हम पढ़े पहले ही, है ना। अब फर्स्ट नंबर पे देख लेते क्या क्या था, फर्स्ट विजिट जब होगा पेशेंट का तो बीपी दोनों आर्म में लेना है, ठीक है। यूज़ आर्म दैट गिव हायर रीडिंग फॉर सब्सिक्वेंट रीडिंग, मतलब एक के बाद एक रीडिंग करते जा रहे हो ना आप, तो दोनों आर्म में जो ज़्यादा रीडिंग दे रहा हो उसी आर्म को यूज़ करना है। और जो बीपी मेजरमेंट होना चाहिए, जो रीडिंग्स ले रहे थे ना हम लोग 1 से 2 मिनट के अपार्ट में ही होना चाहिए, ठीक है, जो सब्सिक्वेंट रीडिंग ले रहे थे आप। तो अब थर्ड नंबर पे हम रिकॉर्ड करेंगे बीपी रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले हम क्लोजेस्ट टू mmHg है, ठीक है। मान लो कि 90 के आसपास हो रहा है, 93 के आसपास हमको दिख रहा है, जो क्लोजेस्ट टू mmHg है तो 94 या तो 92 mmHg बताओ, ठीक है। इसके अलावा आर्म कौन सा यूज़ हुआ है ये बताना है, पोजीशन क्या था पेशेंट का, जैसे सुपाइन होगा कि सीटिंग होगा कि स्टैंडिंग पोजीशन था, ठीक है। अब रीडिंग्स जो आए हैं उसको एवरेज करना है,
एवरेज द रीडिंग। ये कैसे होगा? मोर देन इक्वल टू 2 रीडिंग ऑब्टेन नॉट मोर देन इक्वल टू 2 ओकेशन, मतलब 2 अलग अलग ओकेशन में 2 या 2 से ज़्यादा रीडिंग लेंगे, फिर उसका एवरेज करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद 5th नंबर पे प्रोवाइड बीपी रीडिंग टू पेशेंट, मतलब इसको कैसे देंगे? SBP/DBP लिख के, जैसे कि 120/180 अगर आ रहा है तो, सॉरी 120/80 अगर आ रहा है तो या फिर 110/70 mmHg आ रहा है, जो भी आ रहा है इसको वर्बली भी देना है, बोल के भी बताना है उनको, और रिटर्न में भी लिख के भी बताना है, ठीक है। और इसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर बीपी कफ साइज। तो देखो, आर्म सरकमफेरेंस अगर 22 से 26 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो कफ साइज जो होगा स्मॉल एडल्ट होगा, ठीक है। ये पहले बोले थे ना हम लोग कि जो 40% विड्थ होना चाहिए कफ का, ब्लैडर का, और 80% जो है आर्म सरकमफेरेंस का लेंथ होना चाहिए, तो वही चीज़ है। तो 27 से 34 सेंटीमीटर अगर आर्म सर्कमफेरेंस है तो कफ साइज है अडल्ट। अगर 35 से 44 सेंटीमीटर आर्म सर्कमफेरेंस है तो कफ साइज है लार्ज अडल्ट। अगर 45 से 52 सेंटीमीटर आर्म सर्कमफेरेंस है तो कफ साइज है अडल्ट थाई, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो देखो, पहला है वाइट कोट हाइपरटेंशन। इसमें क्या है ना, बीपी जो है क्लिनिक में तो हाई है, डॉक्टर के हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, ठीक है, लेकिन नॉर्मल है होम में। क्लिनिक में क्यों हाई हो सकता है? हो सकता है एंजाइटी की वजह से पेशेंट डर रहा हो, है ना। मार्क्ड हाइपरटेंशन क्या है? क्लिनिकल बीपी नॉर्मल है बट हाई एट होम। तो जब डॉक्टर के पास जा रहा है तो नॉर्मल बीपी दिखा रहा है, लेकिन वहीं पे जब घर में है तो बीपी बढ़ गया है। तो ये प्रॉब्लम है ना कि हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि इसको हाइपरटेंशन है कि नहीं। इसके बाद है पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन। तो इसमें जो बीपी एलिवेटेड है वो एपिसोडिक है, एपिसोड में एलिवेट हो रहा है। जैसे कौन कौन से कंडीशन में? हाइपरथायराइडिज्म हो गया, फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं पैराडॉक्सिकल हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है? ऑन स्टार्टिंग ट्रीटमेंट जो एंटी हाइपरटेंसिव है, ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किए तो बीपी जो है बढ़ रहा है इंस्टेड ऑफ डिक्रीज। कौन कौन से कंडीशन में? जैसे कि जब एस इनहिबिटर या ARB दे रहे हो, ठीक है, इन रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के पेशेंट में, या फिर बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं हम लोग फियोक्रोमोसाइटोमा वाले पेशेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बीपी बढ़ रहा है कम होने की जगह एंटी हाइपरटेंसिव देने के टाइम। अब 5th पॉइंट क्या है? सूडो हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है? हाई बीपी इन बीपी मशीन बट एक्चुअल आर्टरी इंट्रा बीपी उतना नहीं होता। मतलब जब हम बीपी मशीन से बीपी मेज़र कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बताएगा, लेकिन जब इंट्रा आर्टरी कैथेटर डाल के जो हम लोग मेज़र करते हैं ना बीपी, वो उतना नहीं है, कम है उससे। तो सूडो हाइपरटेंशन क्या है? डिफाइंड एज मोर देन इक्वल टू 15 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देन इंट्रा आर्टेरियल बीपी, ठीक है। तो ये कौन कौन से कंडीशन में होता है? एल्डरली पेशेंट है तो, डायबिटीज़ का पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है, सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस अगर। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि जो आर्टरी है रिजिड हो गया है, कैल्सीफाइड हो गया, अगर कैल्सिफिकेशन हो गया उसमें तो नॉन कंप्रेसिबल हो जाएगा, है ना। तो कफ कुड नॉट कंप्रेस आर्टरी, तो उसकी वजह से, है ना, फॉल्स हाई बीपी आएगा। तो कफ कंप्रेस नहीं कर पाया तो कफ को लगेगा कि बीपी ज़्यादा है, ठीक है। इसमें एक होता है ऑसलर साइन। ऑसलर साइन क्या होता है? व्हेन इन्फ्लेट बीपी कफ अबव SBP, ठीक है, मान लो 120 mmHg है SBP, अगर उसके ऊपर बीपी कफ को इन्फ्लेट कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो नॉर्मली क्या होगा ना कि जो आर्टरी है वो कोलैप्स हो जाएगा प्रेशर बढ़ाने पे, पल्स नहीं आएगा। पर अगर पॉजिटिव ऑसलर साइन है तो पल्स तो नहीं आएगा, पर आर्टरी जो है ना फील होगा हार्ट ट्यूब के जैसा, पाइप के जैसा, ठीक है। क्यों होगा हमको पता ही है, क्योंकि वो कैल्सीफाइड हो गया, रिजिड हो गया, है ना, पाल्पेट करते टाइम में। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और और जो आगे के जनरल एग्जामिनेशन के टॉपिक है डिटेल में, हम लोग उसको आगे के टॉपिक्स में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।